हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग सा ड्रामा जिसकी कहानी बेहद ही शानदार होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो कपल्स एक साथ एंगेजमेंट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पहले जोड़े का नाम सिनफील्ड और सेंग चाक्सू होता है। और दोस्तों यही हमारी इस कहानी की मेन लीड मेल एंड मेन लीड फीमेल कैरेक्टर है। और वही दोस्तों हमारे दूसरे जोड़े का नाम जी चेंगयान और यानरान होता है। अब दोनों जोड़े एंगेजमेंट करने जा ही रहे होते हैं कि तभी सिनफील्ड चाक्सू से एंगेजमेंट करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे सगाई नहीं करना चाहता। अब चाक्सू कहती है सिनफील्ड तुम ये क्या कह रहे हो। तो सिनफील्ड कहता है कि मुझे माफ करना, बट मैं यहाँ सगाई किसी और से करना चाहता हूँ। जिस पर चाक्सू कहती है कि सिनफील्ड तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि यानरान मेरी छोटी बहन है। और साथ ही वो कहती है कि हम दोनों बहनों को फूल बनाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। जिसके बाद वो सिनफील्ड को थप्पड़ भी मार देती है। पर तभी दोस्तों चाक्सू की बहन यानरान उससे कहती है कि तुमने सिनफील्ड को थप्पड़ कैसे मारा। तो सिनफील्ड कहता है कि यानरान तुम बहुत प्यारी हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पर दोस्तों यानरान भी शादी के लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद यानरान चियांग से कहती है कि मैं सिनफील्ड से शादी करना चाहती हूँ और वो चियांग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सगाई तोड़ती हूँ। जिस पर चियांग कहता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो। तो यानरान उसका जवाब हाँ में देती है। अब दोस्तों सिनफील्ड वहाँ चियांग के बारे में कहता है कि चाक्सू का परिवार तुम्हारे लिए शुरू से ही इमोशनल था। अब ये सुनकर चियांग थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि तभी सिनफील्ड चियांग से कहता है कि इसमें यूनिवर्स की कोई गलती नहीं है, तुम यानरान से 10 साल बड़े हो। और जिसके बाद सिनफील्ड चियांग को टॉन्ट मारते हुए कहता है तुम जैसा बुढ़ा और असक्षम यानरान के लायक नहीं। जिस पर यानरान भी कहती है कि हाँ यही सबसे अच्छा है कि जो एक दूसरे को जानते हैं वो उसके साथ ही रहें। अब ये बात सुनकर दोस्तों चाक्सू को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो कहती है यानरान तुम वाकई में दोनों बहुत ही बेशरम हो। जिस पर यानरान कहती है कि सिनफील्ड ही मेरा सच्चा प्यार है। जिसके बाद दोस्तों चाक्सू सिनफील्ड को लात मार देती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहते तो मैं भी तुमसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहती। जिसके बाद दोस्तों चाक्सू अपने घुटने के बल बैठकर चियांग को प्रपोज कर देती है और कहती है कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय मेरे परिवार ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की हुई थी। और साथ ही वो चियांग से कहती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट भी मेरी बहन से होने वाली थी, इसलिए मैंने ये एहसास सिर्फ अपने दिल में ही रखा। जबकि अब हम दोनों की एंगेजमेंट टूट गई है तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगे। जिस पर चियांग भी खुश होकर उसे कहता है कि पहले तुम खड़ी हो जाओ। पर असल में दोस्तों चाक्सू वहाँ ये सब दिखावे के लिए बोल रही थी, इसलिए वो चियांग के कान में कहती है कि तुम पागल हो क्या, जल्दी से मुझे भी प्रॉमिस करो और मैं ये सब कुछ तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए कर रही थी। जिसके बाद दोस्तों चियांग भी कहता है कि मैं तुम्हारे प्रपोजल के लिए पूरी तरह से सहमत हूँ और ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों चियांग चाक्सू से कहता है कि तुम मेरा यहाँ वेट करो, मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ। और तब चियांग वहाँ अपनी गाड़ी लेकर आता है जिसमें उसके साथ उसकी मैनेजर होती है जो कार से बाहर निकल कर आती है। अब चियांग और उसकी मैनेजर दोनों आपस में शादी की बात कर रहे होते हैं। तो मैनेजर कहती है कि काश जिसने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ी उसे पता होता कि तुम अपने परिवार के सबसे पैसे वाले व्यक्ति हो और उसे इस चीज का बाद में पछतावा होगा। खैर अब चियांग चाक्सू के पास जाता है और उसे अपने साथ गाड़ी में चलने के लिए बोलता है। तो चाक्सू उसकी गाड़ी की काफी तारीफें करती है। जिसके बाद चाक्सू उसकी गाड़ी में आ जाती है, लेकिन तभी चियांग के पास एक कॉल आता है और इसलिए वो कार से उतरकर बाहर चला जाता है। लेकिन इसी दौरान चाक्सू सोचती है कि ये गाड़ी तो बहुत महंगी होगी। लेकिन तभी दोस्तों चियांग अपनी बात खत्म करके गाड़ी में आ जाता है। तो चाक्सू उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम परेशान मत हो, मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर अपना चियांग कहता है कि मुझ पर कोई कर्ज नहीं है और ये लो मेरा कार्ड, इससे आप जो चाहे वो ले सकती हो क्योंकि इसमें कोई पासवर्ड नहीं है। तो चाक्सू कहती है कि तुम्हें ये पैसे अपने कर्ज चुकाने के लिए रखने चाहिए। और साथ ही वो कहती है कि मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, इसलिए मेरी तनख्वाह थोड़ी सी ज्यादा है और अब वैसे भी हमारी एंगेजमेंट हो गई है तो मैं अब अपनी फैमिली का ख्याल रखूंगी। जिसके बाद वो कुछ पैसे चियांग को ट्रांसफर करती है। तो चियांग हंसता है और कहता है कि क्या सच में ये पैसे मेरे लिए हैं। तो चाक्सू कहती है कि अभी तो सिर्फ मेरे पास इतना ही है, अगर तुम्हें दोबारा चाहिए हो तो मुझसे एक बार पूछ लेना। इस पर अपना चियांग कहता है कि मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं और अब जब हमारी एंगेजमेंट हो गई है तो हमें साथ रहना चाहिए। जिस पर बेचारी चाक्सू कहती है कि तुम जहाँ रहते होगे वो काफी छोटा होगा, मैंने शादी से पहले एक घर लिया है। तो अपना चियांग सोचता है कि वैसे भी मैं बंगले में अकेला रह के थक गया हूँ, इसलिए वो चाक्सू को हाँ बोल देता है। जिसके बाद दोस्तों चाक्सू गाड़ी से उतरकर अपना सामान पैक करने के लिए चली जाती है। तो चियांग और उसकी मैनेजर आपस में बातें करते हैं। तो मैनेजर चियांग से कहती है कि तुम्हें अपनी रेपुटेशन के लिए डर नहीं लगता कि लोग बाहर क्या कहेंगे। तो चियांग उससे कहता है कि तुम चुप हो जाओ और गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। जिसके बाद वो चले जाते हैं। इधर दोस्तों हम यानरान को देखते हैं जो कि अपनी सगाई टूटने की बात अपनी मॉम को बताती है और सारा का सारा इल्जाम चाक्सू पर लगा देती है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैं इस बारे में तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। और इधर दोस्तों चाक्सू भी घर आ जाती है तो उसके फादर उसे बिना सुने ही उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम माफी मांगो। जिस पर चाक्सू कहती है कि मैंने जब कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं किस बात की माफी मांगू। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुमने उस दिन पार्टी में हमारी काफी बेइज्जती कराई और इस वजह से बेचारी यानरान घर से बाहर भी नहीं जा सकती है और तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। जिस
पर चाक्सू कहती है कि आप उस दिन काफी लेट हो चुके थे और उस दिन एंगेजमेंट में यानरान और सीनफील्ड ने ही एंगेजमेंट तोड़ी थी और मुझे चीट किया। जिस पर उसके फादर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी यानरान पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई। तो चाक्सू कहती है कि आप यानरान की बात क्यों मानते हैं, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ, आप मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते। जिस पर उसकी मॉम कहती है ये सब इसलिए क्योंकि तुम हमारी बेटी नहीं हो, हमने तुम्हें गोद लिया था। और साथ ही उसके फादर कहते हैं कि ये बात हम तुम्हें बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अब बात यहाँ तक आ गई है कि तुम मेरी बेटी को धमका रही हो। तो चाक्सू कहती है कि मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारी बेटी नहीं हूँ क्योंकि तुमने आज तक मुझे बेटी माना ही नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि हम तुम्हें लेकर आए और तुम्हें इतना बड़ा किया, आखिर और क्या चाहती हो तुम हमसे। जिस पर चाक्सू कहती है कि माता पिता बनने का कोई हिसाब नहीं होता। और साथ ही चाक्सू कहती है कि जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया तब से ये बंगला, यहाँ का खाना पीना, यहाँ तक कि यानरान की गाड़ी, ये सब कुछ मेरे ही पैसों से हुआ है। तो क्या ये सब उससे कम है जो आपने मुझे इतना बड़ा किया। और साथ ही चाक्सू माफी मांगने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। जिस पर उसके फादर कहते हैं तो फिर तुम इस परिवार से चली जाओ। जिस पर चाक्सू कहती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आप भी इतने निर्दयी होंगे और अब तो वैसे भी मुझे इस परिवार में नहीं रहना। जिसके बाद चाक्सू वहाँ से चली जाती है। तो यानरान और उसकी मॉम बात कर रहे होते हैं कि अब तो ये घर से चली गई, अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सुनकर यानरान अपनी मॉम से कहती है कि आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं, अभी मैं हूँ और वैसे भी मैं सीनफील्ड से शादी करने वाली हूँ जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का लीडर है और तब हमारी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। अब चाक्सू अपना सामान पैक कर रही होती है तो यानरान उसके पास जाकर कहती है क्या तुम सच में जा रही हो, अगर तुम माफी मांग लेती तो तुम इस घर में रह सकती थी। और साथ ही यानरान की मॉम चाक्सू से कहती है कि अगर तुम इस घर को छोड़कर जा रही हो तो यहाँ का सारा सामान तुम्हें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। जिस पर चाक्सू कहती है कि भला ऐसी कौन सी चीज है जिस पर मैंने अपने पैसे खर्च नहीं किए हैं। तो यानरान कहती है कि जो सूट तुमने अभी पहना हुआ है वो भी मेरी मॉम ने ही सिलेक्ट किया था और उसके पैसे भी मेरी मॉम ने ही दिए थे। जिस पर चाक्सू कहती है कि ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इसके पैसे भी तुम्हारी मॉम ने ही दिए थे, बट मैं फिर भी ये सूट देकर ही जाऊंगी। अब चाक्सू वहाँ से जाने लगती है कि तभी यानरान अपनी मॉम से कहती है कि कबर्ड में कुछ ज्वेलरी रखी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाक्सू उस ज्वेलरी को भी ले जा रही हो। जिसके बाद वो सारे चाक्सू के पीछे जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी चेकिंग करनी है। तो चाक्सू कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो अपना बैग चेक कराओ, क्योंकि मुझे देखना है कि तुम आखिरकार बैग में क्या लेकर जा रही हो। लेकिन इसी बीच दोस्तों वहाँ चियांग आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मेरी वाइफ को रोका। अब यानरान की मॉम चियांग की गाड़ी देखकर कहती है कि ऐसी गाड़ी तो मैंने टीवी शोज पे देखी है। और साथ ही उसके फादर कहते हैं कि ये कौन है। तभी चियांग चाक्सू से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ पर मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इन लोगों ने परेशान किया हो। तो चाक्सू कहती है कि नहीं, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। और तभी दोस्तों यानरान चियांग से कहती है कि तुम्हारी हमारे घर आने की हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद यानरान के फादर चियांग को उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। तो चियांग उसके फादर को एक चिप देता है और कहता है कि ये उस दिन एंगेजमेंट की वीडियो है, आप इसे देख लें क्योंकि मुझे पता है कि कौन सही है और कौन गलत। जिसके बाद यानरान चियांग से कहती है वैसे ये गाड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई, तुम तो बहुत गरीब थे ना। तो चियांग कहता है कि तुम्हें मेरे पैसों से आखिर क्या मतलब। और साथ ही वो कहता है कि इस टाइम मैं ये सारी चीजें इग्नोर कर रहा हूँ, पर आगे से अगर तुमने मेरी वाइफ के साथ ऐसा किया तो फिर समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यानरान सोचती है कि आखिरकार ये कार इसके पास कैसे आई, ये कार तो वैसे भी मिलियंस डॉलर की होगी। कि तभी यानरान के फादर उससे कहते हैं क्या एंगेजमेंट तुमने पहले तोड़ी। तो यानरान कहती है कि हाँ, एंगेजमेंट मैंने पहले तोड़ी। तो उसके फादर कहते हैं फिर तुमने सारा जिम्मेदार चाक्सू को ही क्यों ठहराया। तो यानरान कहती है कि मैं सिर्फ अभी 22 साल की हूँ और तुम क्या चाहते हो कि मैं उस गरीब और बुढ़े इंसान से शादी करूँ। तो उसके फादर कहते हैं कि तुमने आखिर हमारी इज्जत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। लेकिन तभी यानरान की मॉम उसके फादर से कहती है कि यानरान और सीनफील्ड बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। जिस पर उसके फादर उससे कहते हैं कि इन फ्यूचर तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे हमारी बेइज्जती हो। इधर दोस्तों चियांग और चाक्सू अपने घर पहुंच जाते हैं। तो चाक्सू चियांग से कहती है कि मेरा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। जिस पर चियांग कहता है कि मैं तुम्हारे काम आया, इट्स माई प्लेजर, और अब क्या इस चीज का मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। ये कहकर वो इसका हाथ पकड़कर उसके करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों चाक्सू उससे दूर हो जाती है और कहती है, तो चियांग कहता है कि ये सारी गाड़ियाँ मेरी ही हैं और इनसे तुम्हारी फैमिली वालों को पता चलेगा कि मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। जिस पर चाक्सू कहती है कि वैसे तो मुझे कार के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट तुम्हारे पास जो कारें हैं उनकी कीमत लगभग 100 मिलियन से ज्यादा है, तो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो चियांग कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सारी कारें मेरी ही हैं। जिस पर चाक्सू कहती है कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और साथ ही वो कुछ पैसे फिर से ट्रांसफर करती है चियांग के पास और कहती है कि तुम्हें कुछ सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी तक चाक्सू को यही लग रहा था कि चियांग बहुत गरीब आदमी है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों वहाँ चियांग की मॉम आती है और कहती है मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली, तो हटो अब मुझे मेरी बहू को देखने दो। अब चियांग की मॉम चाक्सू को देखती है और कहती है वाकई ये तो बहुत सुंदर है, पर दोस्तों चाक्सू उन्हें बार बार आंटी आंटी बोल रही होती है, इसलिए उन्हें काफी बुरा लगता है। जिसके बाद चियांग की मॉम चाक्सू को एक कार्ड देती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है और ये
एक मूवी देखने के लिए है। और साथ ही वो चाक्षू से कहती है कि इन फ्यूचर अगर तुम मुझे पोता या पोती दोगी तो मैं तुम्हारे लिए मिलियंस के गिफ्ट लाऊंगी और साथ ही मेरे पास एक ज्वेलरी स्टोर है, उसे भी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब चियांग चाक्षू को बताता है कि ये मेरी मॉम थी, जिसके बाद वो दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं। जिसके बाद चियांग अब चाक्षू के रूम में आता है तो चियांग कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए। जिस पर चियांग कहता है कि अब हम शादीशुदा हैं और आज तो हमारी गोल्डन नाइट है। जिस पर चाक्षू कहती है कि मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। तो चियांग कहता है कि हम पति पत्नी हैं, फिर इसके लिए तैयार होने की क्या जरूरत। तो चाक्षू कहती है कि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा अभी पीरियड टाइम चल रहा है। जिसके बाद दोस्तों वो दोनों चुपचाप सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोस्तों चियांग की मैनेजर वहाँ आती है और कहती है कि आज आप कंपनी नहीं गए। तो चियांग कहता है कि थोड़ा धीरे बोलो क्योंकि मेरी वाइफ अभी सो रही है। तो चियांग की मैनेजर कहती है कि वैसे यहाँ आप टाइम खराब कर रहे हैं, अगर ये बात हमारे शेयर होल्डर्स को पता चली तो बहुत खराब होगा। जिस पर चियांग अपनी मैनेजर से कहता है कि तुम सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ रख दो और यहाँ से चली जाओ। जिस पर उसकी मैनेजर उसे बताती है कि आज आपकी मल्टीनेशनल मीटिंग है और साथ ही वो कहती है कि मैं मिस्टर जॉन के साथ डिनर पर जा रही हूँ और आज नॉर्थ ईस्ट मार्केट में ड्रिंक पार्टी भी है। तो चियांग कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ देखता हूँ, तुम नीचे मेरा वेट करो। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ चाक्षू उठकर बाहर आ जाती है। तो चियांग उससे ब्रेकफास्ट के लिए कहता है और साथ ही चियांग कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो तुम मेरी कारें ले जा सकती हो। जिस पर चाक्षू कहती है कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। तो चियांग कहता है कि वैसे मुझे आज लेट हो सकता है तो तुम मेड को खाना बनाने के लिए बोल सकती हो क्योंकि तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर चियांग वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी इधर चाक्षू के पास उसकी कंपनी का कॉल आता है और उससे कहा जाता है कि वो डिजाइन्स मेल कर दे। जिसके बाद दोस्तों चाक्षू फटाफट अपने ऑफिस पहुंचती है। अब उसके पास एक वर्कर आती है और कहती है कि ज्वेलरी का ब्लूप्रिंट लीक हो चुका है। जिस पर चाक्षू कहती है कि मैं हमेशा अपने डिजाइन्स ड्राफ्ट में सेव करके रखती हूँ, तो कोई ऐसे मेरे ड्राफ्ट में देख सकता है। वर्कर चाक्षू को बताती है कि बॉस रोज मैनेजर को डांटता है। अब चाक्षू तुरंत अपने मैनेजर के पास पहुंचती है और कहती है कि क्या आपने मुझे बुलाया। तो मैनेजर कहता है कि हाँ, तुम्हारी टीम का ब्लूप्रिंट लीक हो चुका है। चाक्षू कहती है कि हाँ मुझे पता है और मैं इसे जल्द ठीक करने की कोशिश करूंगी। तो मैनेजर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इन सब चीजों के लिए हमें जेल भी हो सकती है। तो चाक्षू कहती है कि मेरे पास सारी ड्राइंग्स है, मैं दिखा सकती हूँ, तुम चिंता मत करो। और तभी दोस्तों वहाँ वर्कर आती है और कहती है कि कोई भी ड्राफ्ट कंप्यूटर में मेंशन नहीं है। तो चाक्षू कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैनेजर पूछता है क्या हुआ। तो चाक्षू बताती है कि ब्लूप्रिंट सिस्टम से डिलीट नहीं हुआ बल्कि उसे किसी ने चुराया है। तो मैनेजर कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और तुम्हें इसका जवाब कंपनी को देना ही पड़ेगा। अब चाक्षू इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है कि ये सब मेरी ही गलती है। और साथ ही वो वर्कर मैनेजर से कहती है कि अगर तुम इसे अकेला करोगे तो तुम्हारा भी करियर बर्बाद हो सकता है। अब चाक्षू बैठकर सोच रही होती है कि मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड सिर्फ सीनफील्ड को पता है, इसलिए मुझे उससे बात करनी होगी। इधर दोस्तों चियांग भी अपनी मैनेजर से बात कर रहा होता है। तो उसकी मैनेजर कहती है कि क्या हुआ। जिस पर चियांग उसे बताता है कि मेरी वाइफ के द्वारा बनाया गया ब्लूप्रिंट लीक हो चुका है, इसलिए उसके कंपनी वाले उसे जेल भेजने वाले हैं। अब इसलिए दोस्तों चियांग अपनी दोपहर की मीटिंग कैंसिल कर देता है। जिसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम सीनफील्ड और यानरान को देखते हैं जो कि शॉपिंग करने आए हुए होते हैं। और तभी दोस्तों वहाँ चाक्षू पहुंचती है। तो यानरान उससे कहती है कि तुम्हें हमारी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। तो चाक्षू कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ सीनफील्ड से बात करने आई हूँ। तो सीनफील्ड कहता है कि मेरे दिल में सिर्फ यानरान है, इसलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जिस पर चाक्षू कहती है कि मेरी शादी ऑलरेडी चियांग से हो चुकी है, तो मैं यहाँ सिर्फ तुमसे ये पूछने आई हूँ कि कहीं तुमने मेरे ज्वेलरी के ब्लूप्रिंट्स तो नहीं चुराए, क्योंकि मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड सिर्फ तुम्हें ही पता था। जिस पर सीनफील्ड कहता है कि मैं कोई ज्वेलरी डिजाइनर नहीं हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे ब्लूप्रिंट्स का क्या करूंगा, और वैसे भी तुम्हारा पासवर्ड तो यानरान की पूरी फैमिली को पता है। तो चाक्षू यानरान से पूछती है कि क्या तुमने ब्लूप्रिंट चुराए हैं। तो यानरान कहती है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ मीडिया आ जाती है और चाक्षू से सवाल पूछने लगते हैं। तो चाक्षू वहाँ सबके सामने बोल देती है कि यानरान ने ही वो ब्लूप्रिंट चुराए हैं। जिस पर सीनफील्ड कहता है कि मुझे यानरान पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती और ये चाक्षू ने ही चुराए हैं। जिस पर चाक्षू कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है। और साथ ही वो मीडिया को बताती है कि मैं यंग एज में ही ज्वेलरी डिजाइनर बन गई थी और मैं यानरान से सीनियर भी हूँ, तो तुम्हें लगता है कि वो ब्लूप्रिंट्स मैं चुरा सकती हूँ। अब मीडिया वाले भी चाक्षू की बात से एग्री करते हैं और वो यानरान से पूछते हैं। तो यानरान बातों को घुमाती है और टॉपिक शादी पर लेके आती है और कहती है कि चाक्षू हम दोनों की शादी से जलती है। और सीनफील्ड भी चाक्षू से प्रूफ दिखाने के लिए बोलता है और कहता है कि तुमने अगर कोई चोरी नहीं की तो फिर प्रूफ दिखाओ। तो चाक्षू कहती है इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन सीनफील्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे प्रूफ दिखाओ। लेकिन इसी बीच दोस्तों वहाँ चियांग आता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और चियांग चाक्षू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तो चाक्षू कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट मैंने कोई चोरी नहीं की। तो चियांग कहता है कि कोई बात नहीं, अब ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और साथ ही वो चाक्षू से कहता है कि तुम कंप्यूटर में ड्राफ्ट डालने से पहले पेपर पर डिजाइन बनाती हो, इसका मतलब ये स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट बिल्कुल ठीक है। तो चाक्सू कहती है कि ये स्क्रिप्ट तुम्हें कहाँ मिली? मैं इसको कब से ढूंढ रही थी। तो चियांग कहता है कि ये मुझे बेड के नीचे पड़ी हुई मिली और मैं जानता था कि तुम यहाँ होगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गया। कि तभी दोस्तों वहाँ रिपोर्टर कहता है कि ये बिल्कुल डेट और टाइमिंग के अकॉर्डिंग ठीक है, तो इसका मतलब चोरी यानरान ने ही की है। तो चाक्सू कहती है कि अब आप लोगों को पता चल गया ना कि आखिर चोरी किसने की है, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब रिपोर्टर यानरान से क्वेश्चन करने लगते हैं। इधर दोस्तों चाक्सू घर आकर चियांग से कहती है कि आज तुमने मेरी जॉब और मेरा करियर दोनों ही बर्बाद होने से बचा लिया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो चियांग कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी गलत साबित होने नहीं दूंगा और तुम्हारी बहन को इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो चाक्सू कहती है कि अब उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं सुननी। तो चियांग कहता है कि मेरा इतना सब कुछ करने पर मुझे क्या मिलेगा, जिस पर चाक्सू उसे कुछ पैसे देने लगती है। तो चियांग कहता है कि मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तो चाक्सू कहती है फिर आखिर आपको क्या चाहिए, जिसके बाद चियांग उसे किस करता है और पूछता है कि तुम आखिर क्या करना चाहती हो। तो चाक्सू कहती है कि मैं अपना स्टूडियो खोलना चाहती हूँ, इसके लिए मेरे पास कुछ सेविंग है। तो चियांग उससे कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। जिसके कुछ देर बाद ही दोस्तों चियांग अपने मैनेजर को कहता है कि मुझे मेरी वाइफ के लिए एक स्टूडियो खोलना है, तो मुझे कोई अच्छी सी लोकेशन ढूंढ कर दो। जिस पर उसकी मैनेजर कहती है ठीक है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। इधर दोस्तों यानरान अपनी मॉम के पास पहुंचती है और कहती है कि मैं अब और बाहर नहीं जा सकती। जिस पर उसकी मॉम उसे चुप होने के लिए कहती है और कहती है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर यानरान कहती है कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, इसलिए मुझसे कोई बात नहीं करेगा। तो उसकी मॉम कहती है कि ये सब कुछ चाक्सू की वजह से हुआ है, मैं उसके पास अभी जाती हूँ। जिस पर यानरान कहती है नहीं मॉम, अब उसने हमारी फैमिली से रिश्ता तोड़ लिया है, पर हम चाक्सू के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे। जिस पर उसकी मॉम कहती है तो फिर अब हम क्या करें। जिसके बाद वो दोनों चाक्सू को हराने के लिए प्लान बनाने लगते हैं और बीमार होने का झूठा नाटक करती हैं और सिनफील्ड को भी बुला लेती हैं। अब दोस्तों यानरान की मॉम सिनफील्ड से कहती है कि इसने अपनी कलाई काटने की कोशिश की, पर डॉक्टर्स ने इसे बचा लिया है क्योंकि ये लोगों के ताने नहीं सह पा रही थी, और चाक्सू ने तो इसे मारने तक की कोशिश की है। अब ये सुनकर सिनफील्ड को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं यानरान को इंसाफ दिलाऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। इधर दोस्तों चियांग चाक्सू को सरप्राइज में एक स्टूडियो बनाकर देता है। तो चाक्सू कहती है कि ये बिल्कुल मेरे सपने जैसा है, और साथ ही वो कहती है कि स्टूडियो तो मेरे पास पहले भी था, लेकिन मैं उसमें काम नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अब मैं पूरी मेहनत से स्टूडियो में काम करूंगी। और साथ ही वो कहती है कि आज रात हम इसके लिए सेलिब्रेट भी करेंगे। और चाक्सू कहती है कि तुम्हें अब ऑफिस जाना होगा तो आप जा सकते हो। जिसके बाद चियांग वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी दोस्तों वहाँ सिनफील्ड आ जाता है और बिना सोचे समझे चाक्सू को एक थप्पड़ जड़ देता है। बदले में चाक्सू भी उसे एक थप्पड़ मार देती है, और तब सिनफील्ड कहता है कि तुम्हारी वजह से यानरान मरते मरते बची है। जिस पर चाक्सू कहती है कि वह अब मेरी बहन नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही उस परिवार से रिश्ता तोड़ चुकी हूँ, और तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। जिसके बाद दोस्तों दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। तो यानरान की मॉम उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन चाक्सू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मारने की गलती भी मत करना। लेकिन तभी सिनफील्ड चाक्सू से कहता है कि तुम प्रेस में जाकर अपनी गलती एक्सेप्ट करो, क्योंकि ब्लूप्रिंट यानरान ने नहीं चुराए हैं, इसमें यानरान की कोई गलती नहीं है, वरना हम पुलिस को भी बुला सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं। तो चाक्सू सिनफील्ड से कहती है कि तुम्हें लगता है कि यानरान ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। तो सिनफील्ड कहता है हाँ बिल्कुल, और ये सब तुम्हारी वजह से। जिसके बाद दोस्तों चाक्सू चियांग को कॉल करती है और कहती है कि हॉस्पिटल तुम्हारे ऑफिस के बहुत करीब है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम पुलिस को लेकर तुरंत आ जाना। अब ये सुनकर बेचारा चियांग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, इसलिए वो अपनी मैनेजर से कहता है कि आफ्टरनून की मीटिंग को पोस्टपोन कर दो, क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। जिसके बाद सिनफील्ड और चाक्सू दोनों दोबारा अस्पताल में जाते हैं। तो चाक्सू कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यानरान ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, ये सब सिर्फ एक दिखावा है, और मुझे इस चीज का कोई रिग्रेट नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों चाक्सू यानरान के हाथ की पट्टी हटा देती है, तो उसके हाथ में कोई चोट भी नहीं होती है। तो चाक्सू कहती है कि लो देख लो, ये सिर्फ एक नाटक कर रही थी। अब यानरान खुद को बचाते हुए कहती है कि मैं बस अपने हाथ को काटने जा ही रही थी, पर डॉक्टर ने मुझे बचा लिया, और डॉक्टर ने बताया है कि मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया है। लेकिन तभी सिनफील्ड चाक्सू को अपनी गलती मानने के लिए कहता है, लेकिन चाक्सू अपनी गलती मानने के लिए मना कर देती है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों चियांग भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब चाक्सू चियांग को देखकर काफी खुश होती है। अब चियांग सिनफील्ड को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है कि यह है प्रूफ। लेकिन अब दोस्तों सिनफील्ड यानरान के डिप्रेशन वाली बात सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है, और वो यानरान से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तब दोस्तों चाक्सू और चियांग वहाँ से चले जाते हैं। अब यानरान और उसकी मॉम चाक्सू को एक बार फिर से नीचा दिखाने के लिए एक और प्लान बनाते हैं। इधर चाक्सू और चियांग अपने ऑफिस की कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी दोस्तों वहाँ चियांग की मैनेजर आती है और कहती है कि शायद यानरान की फैमिली को तुम्हारे बारे में नहीं पता, इसलिए उन्होंने कंपनी में तुम्हारे फायर करवाने की बात कही है। अब ये बात चाक्सू सुन लेती है, इसलिए वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम चियांग के लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढेंगे। जिस पर चियांग कहता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो
तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? जिस पर चाकसू कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिसके बाद वो दोनों लंच के लिए चले जाते हैं। इधर दोस्तों यानरान चियांग के ऊपर किसी को नजर रखने के लिए बोलती है, तो वो बताता है कि चियांग अब बाहर आ गया है। इधर चियांग अपनी गाड़ी में आता है और मैनेजर से बात करने लगता है कि तभी उसके पास चाकसू के कॉल आता है। लेकिन इसी बीच दोस्तों चियांग को कुछ हेल्प की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो चाकसू को कहता है कि आप 2 मिनट रुको, और वो इधर उधर देखने लगता है और तभी उसे दिखाई देता है कि यानरान के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। तो चियांग वहाँ जाता है और पुलिस बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। अब यानरान चियांग को वहाँ से जाने के लिए मना करती है, लेकिन चियांग यानरान को अपने से दूर कर देता है और कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ। इधर चियांग का फोन ना लगने की वजह से चाकसू भी घर के बाहर आ जाती है और चियांग को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे सीनफील्ड नजर आता है। तो चाकसू उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर सीनफील्ड कहता है कि यानरान भी यहाँ आई थी, वो किसी मुसीबत में ना हो। जिसके बाद वो दोनों साथ में ढूंढने लग जाते हैं। अब दोनों चियांग और यानरान के पास पहुँच जाते हैं। तो यानरान चियांग पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाती है, जिस पर चियांग कहता है कि मैंने तो इसकी मदद की है, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। तो चाकसू यानरान से कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि चियांग पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन तभी सीनफील्ड चियांग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर चियांग अपने आप को बचा लेता है। जिसके बाद वो लोग आपस में बहस करते हैं और फिर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चियांग की मैनेजर एक व्यक्ति को लेकर आती है और कहती है कि ये व्यक्ति तुम्हारी फोटोज क्लिक कर रहा था। जिसके बाद वो व्यक्ति सारी सच्चाई बता देता है, जिस पर चाकसू कहती है कि हम इस व्यक्ति को एज ए एविडेंस पुलिस के पास लेकर जाते हैं और उनको सजा दिलवाते हैं। जिस पर चियांग कहता है कि इन्हें एक बार छोड़ दो, अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो हम जरूर इन पर कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो यानरान सीनफील्ड को अंदर आने के लिए बोलती है, जिस पर सीनफील्ड कहता है कि नहीं, रात कुछ ज्यादा हो गई है, मुझे अपने घर जाना चाहिए, और वो इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद दोस्तों यानरान के पास एक कॉल आता है। तो यानरान उससे उन फोटोज और वीडियोस को भेजने के लिए कहती है, तो वो इंसान मना कर देता है और कहता है कि मैं पकड़ा गया हूँ। जिस पर यानरान उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है कि तभी दोस्तों वहाँ यानरान की मॉम आ जाती है और कहती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो यानरान कहती है कि मैं चाकसू को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसकी वजह से मैं अब कहीं बाहर जाने लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं भी उसकी रेपुटेशन खराब कर दूंगी। इसके बाद दोस्तों यानरान चाकसू को बेहोश करके उसे किडनैप करवाती है, ताकि वो उसकी फोटोज और वीडियोस ले सके। जिसके बाद यानरान उस इंसान से कहती है कि इसके साथ अपनी तस्वीरें लेनी है, तो वो आदमी मना कर देता है और कहता है कि ये इल्लीगल है। तो यानरान उसे पैसे देकर कहती है कि ये काम सिर्फ तुम्हें ही करना है। तो वो कहता है कि ये काम गैर कानूनी है, और तभी वो आदमी चाकसू से उठने के लिए कहता है। तो चाकसू उठ जाती है। अब यानरान ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अच्छा तुम सब मिले हुए हो। जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी ज्यादा आर्गुमेंट्स होने लगती है। तो यानरान चाकसू से कहती है कि मैं तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगी, और मैं सभी के सामने तुम्हारी रेपुटेशन खराब करूंगी। जिस पर चाकसू कहती है कि तुम्हें किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हुआ है वो सबने देखा है। कि तभी दोस्तों कमरे का गेट खुलता है और चियांग और सीनफील्ड अंदर आते हैं। अब सीनफील्ड यानरान को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना गिर जाओगी, मैं तो अभी तक तुम्हें अच्छा समझता था। और साथ ही वो कहता है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगा। जिस पर यानरान रोने लगती है और सीनफील्ड को रोकने लगती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अब चियांग और चाकसू भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बातें करते हैं। तो चाकसू कहती है कि क्या तुम्हारी जॉब जा चुकी है? तो चियांग कहता है कि मैं जी कंपनी का मालिक हूँ। अब ये सुनकर चाकसू सोच में पड़ जाती है। तो चियांग कहता है कि ये सब मैं तुम्हें पहले नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। तो चाकसू कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और साथ ही चाकसू कहती है कि मैंने भी तुमसे कुछ छुपाया है, कि मैं यानरान की बहन नहीं हूँ, बल्कि मैं गु हुआ की पोती हूँ, जो कि इस संसार के सबसे अमीर आदमी हैं। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और घर जाने के लिए कहते हैं। तो चियांग कहता है कि मुझे अभी एक मीटिंग में अब्रॉड जाना है कुछ दिनों के लिए। इतना कहकर दोनों चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि चाकसू अपनी कंपनी में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ एक लड़की आकर उससे उल्टा सीधा बोलती है, और इस लड़की का नाम दोस्तों जुआन स्वान होता है। तो जुआन स्वान चाकसू से कहती है कि इस कंपनी में रेगुलर सिर्फ एक ही हो सकता है, या तुम या मैं, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब चाकसू को एक वर्कर बताती है कि ये सुपरवाइजर के रिश्तेदार जुआन स्वान है। कि इसी दौरान दोस्तों वहाँ कंपनी का बॉस आ जाता है और चाकसू से कहता है कि जुआन स्वान ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और वो इस कंपनी में रेगुलर है। जिस पर चाकसू कहती है कि जिसमें उसने अच्छा प्रदर्शन किया वह प्लान तो सिर्फ मेरा ही था, तो वो जुआन स्वान का कैसे हो गया? जिस पर बॉस कहता है कि वो उसका था, तुम कैसे कह सकती हो कि वो प्लान तुम्हारा था? जिसके बाद चाकसू अपने कंप्यूटर में वो फाइल ओपन करती है, लेकिन जुआन स्वान उस फाइल को डिलीट कर देती है। इसलिए कंपनी के अदर वर्कर्स भी चाकसू की बातों पर बिलीव नहीं करते हैं। इसके बाद चाकसू सबको सबक सिखाने के लिए एक पार्टी का अरेंजमेंट करने की सोच रही होती है, और साथ ही वो सोच रही होती है कि अब समय आ गया है कि मुझे अपनी असलियत सबको बतानी होगी। जिसके बाद वो अपना काम करने लगती है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद जुआन स्वान वहाँ आती है और उसको एक फाइल देकर कहती है कि इस पे काम कीजिए। चाकसू भी उससे काम
करने के लिए मना कर देती है और उल्टा उससे ही एक गिलास पानी मंगाती है। जिसके बाद जुआन स्वान पानी लेकर आती है, लेकिन चक्सू ने उसका काम नहीं किया होता है। तो जुआन स्वान वहाँ से चली जाती है और अपने साथ अपने बॉस को लेकर आती है। तो बॉस कहता है कि आज शाम सेंक्सी ग्रुप ने एक पार्टी रखी है जहाँ जाने के लिए सभी तैयार हो जाओ, लेकिन चक्सू तुम उस पार्टी में नहीं जाओगी। अब सारे वर्कर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पार्टी में सेलिब्रिटीज भी आएंगे। तो चक्सू सोच रही होती है कि सेंक्सी कंपनी की मालिक तो मैं ही हूँ। जिसके बाद चक्सू अपनी गाड़ी में आ जाती है। तो ड्राइवर उससे कहता है कि ये शानदार पार्टी तुम्हारे लिए ही रखी गई है। जिसके बाद दोस्तों चक्सू अपनी गाड़ी से पार्टी में जाती है। तो उसकी एक साथी उससे कहती है कि आज चक्सू काफी सुंदर लग रही है। अब जुआन स्वान ये देखकर कहती है कि कितनी बदतमीज लड़की है, हम इसे पार्टी की इज्जत खराब नहीं करने देंगे। इसलिए जुआन स्वान चक्सू के पास जाती है। तो जुआन चक्सू से कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़की की इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ एक लड़का आता है। तो जुआन उसे सबसे मिलवाती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड जिन्हू है और इनकी इनकम 100 मिलियन से ज्यादा है। अब सारे लोग उसके बॉयफ्रेंड की तारीफ करने लगते हैं। तो वो चक्सू को हाय बोलता है और चक्सू के बारे में पूछता है और साथ ही वो चक्सू से कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिस पर चक्सू मना कर देती है। तो जुआन अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कैसे सोच सकते हो, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी जुआन चक्सू को दोबारा मारने के लिए आती है। बदले में चक्सू भी उसे मारती है। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ हियान नाम का एक लड़का आता है और लोग उसकी काफी तारीफें करने लग जाते हैं। लेकिन वो लड़का चक्सू के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब चक्सू कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो लड़का हियान कहता है कि मैं यहाँ रिसेप्शन पे आया हूँ, और साथ ही वो बताता है कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारा यहाँ सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वहाँ सभी लोग हियान से पूछते हैं कि यहाँ सभी कंपनियों के मालिक आ रहे हैं, तो तुम किस कंपनी के मालिक हो। जिस पर हियान मना कर देता है। लेकिन तभी कोई वहाँ कहता है कि क्या तुम भी चक्सू की तरह सिर्फ यहाँ खाने के लिए आए हो। जिस पर चक्सू कहती है कि तुम्हें इन सब लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ से चलो। लेकिन तभी चक्सू की एक साथी कहती है कि हम फिलहाल अभी पार्टी में है, तो यहाँ ये सब करना ठीक नहीं होगा, इसे भूल जाते हैं। तो हियान चक्सू से कहता है कि क्या तुम इस कंपनी में इंटर्नशिप देने आई हो। जिस पर चक्सू हंसने लगती है। जिसके बाद दोस्तों जुआन अपना नेकलेस सबको दिखाती है। तो लोग उसकी तारीफ करते हैं और साथ ही लोग उसके बॉयफ्रेंड की भी तारीफ करते हैं। जुआन सबको बताती है कि मेरा नेकलेस 1 मिलियन का है, और साथ ही जुआन हियान से कहती है कि तुम जितना जल्दी हो सके चक्सू को छोड़ दो, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से तुम्हारी जॉब के लिए बात कर सकती हूँ। जिस पर हियान कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे जूते के बराबर भी नहीं है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उससे कंपेयर करने की। जिस पर चक्सू कहती है कि हियान 100 मिलियन का काम 1 महीने में युआन कंपनी के लिए करते हैं, इसलिए इसका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। और साथ ही चक्सू कहती है कि ये हो कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। जिस पर जुआन मानने के लिए मना कर देती है। तो हियान कहता है कि मैं खुद से ही अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जिसके बाद हियान बताता है कि मैं हियान हूँ और मैं हो कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। अब ये सुनकर चक्सू के साथी उससे पूछती है कि क्या ये सही कह रहा है। तो चक्सू कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। कि तभी दोस्तों वहाँ जुआन का बॉयफ्रेंड जेनदोंग आ जाता है। तो जुआन उससे कहती है कि ये दोनों बदतमीज कह रहे हैं कि ये हो ग्रुप का प्रेसिडेंट है। अब जब जुआन का बॉयफ्रेंड हियान की तरफ देखता है तो वो जुआन को थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये सच में ही हो ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। और साथ ही वो हियान से माफी मांगता है, और साथ ही वो अपनी गर्लफ्रेंड जुआन से भी उन्हें माफी मांगने के लिए कहता है। जिसके बाद जुआन और बाकी लोग भी उनसे माफी मांगते हैं। जिस पर हियान कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ तुम लोगों ने बदतमीजी की, और वो चक्सू की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें चक्सू से भी माफी मांगनी पड़ेगी। अब वहाँ सभी लोग हियान और चक्सू का रिलेशन पूछते हैं। तो हियान बताता है कि मैं चक्सू से शादी करने वाला हूँ। अब ये सुनकर वहाँ सभी लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं। अब चक्सू हियान से कहते हैं कि अभी तुमने ये सबके सामने क्या बोला। तो हियान चक्सू को बताता है कि जुआन का बॉयफ्रेंड जेनदोन वो एक प्ले बॉय है, और अगर मैं ये नहीं बोलता तो वो तुरंत पता लगा लेता, और अब इसलिए वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। और साथ ही हियान कहता है कि ये सब छोड़ो, माँ ने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है। तो चक्सू पूछती है कि आखिर क्यों। तो हियान कहता है कि ये आप खुद देख लेना। अब चक्सू वहाँ से बाहर आती है। तो जुआन और उसके साथी फिर से चक्सू से कहने लगते हैं कि हियान सेंक्सी ग्रुप की प्रेसिडेंट से शादी करने वाले थे, तो वो तुमसे कैसे शादी कर सकते हैं। चक्सू इन बातों को इग्नोर करती है, लेकिन जुआन चक्सू से कहती है कि वो तुम्हें यूज करके छोड़ देगा। जिसके बाद वहाँ फिर से सभी चक्सू की बुराई करने लगते हैं। लेकिन तभी दोस्तों चक्सू की साथी सुई उससे कहती है कि तुम ये गलत कर रही हो, हियान की शादी पहले से ही सेंक्सी से होने वाली है। तो चक्सू उससे कहती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमें गलत समझ रही हो। तभी दोस्तों वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें से ड्राइवर निकलता है, और वो एक गिफ्ट लेकर चक्सू के पास आकर उसे देता है और कहता है कि ये मालकिन ने भिजवाया है। तो चक्सू कहती है कि उनको बोलना मैं उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करूंगी। जिसके बाद ड्राइवर चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ के लोग उस गिफ्ट को लेकर बोलने लगते हैं। तो चक्सू उन्हें बताती है कि हियान की मॉम मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए उन्होंने ये गिफ्ट मेरे लिए भेजा, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। खैर दोस्तों नेक्स्ट डे जुआन और उसका बॉयफ्रेंड जेनदो दोनों एक कैफे में बैठे हुए होते हैं कि तभी उनकी नजर चक्सू पर पड़ती है। तो उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि ये तो हियान की होने वाली पत्नी है, तो ये यहाँ अकेली क्या कर रही है। जिस पर जुआन कहती है कि हियान की पत्नी सेंक्सी कंपनी की प्रेसिडेंट है, चक्सू को तो वो छोड़ देंगे। जिसके बाद दोस्तों जुआन का बॉयफ्रेंड चक्सू के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, और साथ ही वो कहता है कि मुझे तुम अपना बॉयफ्रेंड बना लो और इसके लिए मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। लेकिन चक्सू उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मना कर देती है। तो जेनदोंग कहता है कि तुम्हारी जैसी तो 1 मिलियन में ही बहुत सारी मिल जाएंगी। जिस पर चक्सू कहती है कि मैं सेंक्सी ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। तो जेनदोंग कहता है
कि तुम ये क्या कह रही हो, जिस पर चक्सू फिर से एक बार कहती है कि मैं सेंक्सी ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, जिस पर जंदू हंसने लगता है और कहता है कि क्या मजाक कर रही हो। इसके बाद दोस्तों जंदू उसके साथ एक बार फिर से बदतमीजी करने लगता है और चक्सू का रास्ता रोक लेता है। तो चक्सू उसे रास्ता छोड़ने के लिए कहती है और साथ ही वो कहती है कि तुम्हारे पास तो पहले से ही जुहान नाम की गर्लफ्रेंड है। तो जंदू उससे कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उसे कल ही छोड़ दूंगा, मैं तो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिसके बाद जंदू उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने लगता है। तो चक्सू चिल्लाने लगती है कि तभी दोस्तों वहाँ हियान आ जाता है जो जंदू को मारने लगता है। जिसके बाद जंदू उनसे माफी मांगने लगता है। तो हियान कहता है कि जिसके साथ तुमने ये बदतमीजी करने की कोशिश की तुम्हें पता भी है वो सेंक्सी ग्रुप की प्रेसिडेंट है। इस पर जंदू कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो चक्सू कहती है कि इसे अभी तक विश्वास नहीं हुआ। तो हियान कहता है कि इसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो चक्सू कहती है कि इसकी सजा सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार को देनी होगी। जिसके बाद जंदू अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डे चक्सू अपने ऑफिस 3 मिनट देरी से पहुंचती है। तो जुआन कहती है कि तुम्हें इसके लिए 3000 वॉर्न पेनल्टी देनी होगी। जिसके बाद दोस्तों चक्सू अपना ड्रावर खोलती है और उसमें से एक एनवेलप बाहर निकालती है जिसमें 10,000 वॉर्न होते हैं और साथ ही वो जुआन को 3000 वॉर्न पेनल्टी के देती है और कुछ पैसे अलग से देती है और कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारी चाय के लिए। अब जुआन उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि हाँ इसके पास इतने पैसे तो होंगे ही क्योंकि इसने इतना अमीर लड़का जो फंसाया हुआ है। जिस पर चक्सू कहती है कि तुम जैसा बोल रही हो ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके बाद दोस्तों जुआन अपना ब्रेसलेट सबको दिखाने लगती है तो सब उसके ब्रेसलेट और उसके बॉयफ्रेंड की तारीफ करते हैं और जुआन कहती है कि मैं जल्द ही उससे शादी करने वाली हूँ। तो चक्सू कहती है क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा है कि वो तुमसे शादी करेगा। तो जुआन हाँ में जवाब देती है। लेकिन तभी दोस्तों जुआन के एक साथी भागी हुई आती है और जुआन से कहती है कि कुछ ठीक नहीं है और साथ ही वो एक वीडियो दिखाती है जिसमें चक्सू और जुआन दो उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखकर जुआन चक्सू को मारने जाती है तो चक्सू उसे उल्टा मारती है और कहती है कि अभी भी क्या तुम अंधी हो, तुम्हें वीडियो में साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जुआन उसकी एक बात न मानती है और कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड जंदोंग को ही कॉल करने दो। जिसके बाद जुआन का बॉयफ्रेंड कॉल उठाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम दोबारा कॉल मत करना और इतना कह के कॉल काट देता है। अब जुआन ये सुनकर दुखी हो जाती है तो चक्सू कहती है कि क्या हुआ, अब मजा आया। जिसके बाद जुआन वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी दोस्तों चक्सू का एक एम्प्लॉय चक्सू के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें याद किया है। जिस पर चक्सू कहती है कि किस लिए। तो वो कहता है कि तुम्हें वो एक ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहते हैं। चक्सू ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि उनसे कह देना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो वो कहता है कि तुम्हारे दादाजी चाहते हैं कि उनके मरने से पहले तुम्हारी शादी हो जाए। तो चक्सू कहती है कि तुम एक काम करो, मेरे दादाजी से कह देना कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो वो कहता है कि तुम्हारे दादाजी ने मुझसे कहा था कि अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड हो तो उससे कहो कि वो मुझसे उसे मिलवाए। और इतना कह के वो एम्प्लॉय वहाँ से चला जाता है। अब चक्सू ऑफिस से बाहर निकलती है तो हियन उससे मिलता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर के लिए चल रही हो। जिसके बाद चक्सू उसे अपनी सारी बातें बताती है और कहती है कि क्या तुम मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगे। जिस पर हियन कहता है कि ठीक है, पर मुझे क्या करना होगा। तो चक्सू कहती है कि तुम्हें मेरे दादाजी के सामने अपना इंप्रेशन खराब करना होगा ताकि तुम उसे पसंद ना आओ। तो हियन कहता है कि तुम इतने अच्छे लड़के से कैसे कह सकती हो कि वो अपना इंप्रेशन खराब कर ले। तो चक्सू कहती है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो क्लियर मना कर दो। जिस पर हियन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करूंगा। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि चक्सू अपने दादाजी के साथ बैठी हुई होती है और बातें कर रही होती है। लेकिन तभी दोस्तों हियन वहाँ गिफ्ट के साथ पहुँचता है। लेकिन चक्सू ने उसे खाली हाथ आने के लिए बोला था, लेकिन वो दादाजी की पसंद की चाय लेकर आता है। अब दादाजी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। तो तभी चक्सू हियन को लेकर वहाँ से थोड़ी दूर जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुमने आगे फिर कोई गलती की तो फिर तुम खुद ही देखना। और तभी दादाजी वहाँ आ जाते हैं। अब हियन और दादाजी दोनों मिलकर चक्सू को चिढ़ाने लगते हैं। अब चक्सू समझ जाती है कि ये दोनों पहले से ही मिले हुए हैं। जिसके बाद वो तीनों बाहर जाकर बैठकर बातें करते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि मैंने सुना है चक्सू तुम्हारे लिए कोई कंपनी में बुराई करता है। जिस पर चक्सू कहती है कि कोई बात नहीं, अभी मेरा थोड़ा काम और बचा है, उसके बाद ही मैं अपनी असली पहचान सबको बताऊंगी। जिसके बाद दादाजी उसे बताते हैं कि मैंने हियन के साथ ही तो तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी और तुम तो उसे सीधा घर ही लेकर आ गई। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोस्तों जुहन चक्सू के पास आती है और कहती है कि आज चेयरपर्सन आने वाले हैं और वो एक फाइल चक्सू को देती है और कहती है कि ये तुम्हारा काम है, इसे पूरा करो और चेयरपर्सन के सामने तुम्हें लीड करना है। जिस पर चक्सू कहती है कि अगर ये तुम्हारा प्लान है तो तुम इसे खुद करो। जिस पर जुहन उसे धमकी देती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी दोस्तों चेयरपर्सन वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद सभी चेयरपर्सन के पास पहुँच जाते हैं। तो जुहन अपनी फाइल दिखाने के लिए चेयरपर्सन को देती है और कहती है कि इसे मैंने अपने हाथों से कड़ी मेहनत से बनाया है। अब चेयरपर्सन उस फाइल को देखते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि ये किस तरीके से काम हो रहा है, इस तरीके की बेकार चीजें कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएंगी। तो इस पर सुपरवाइजर कहता है कि क्या गलती हो गई। तो जुएन चक्सू को कहती है कि ये सब प्लान चक्सू का था और साथ ही जुएन के साथी भी चक्सू पर उंगलियां उठाने लगते हैं। अब सुपरवाइजर चक्सू को फायर करने के लिए कहता है और तभी चेयरपर्सन कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी पोती चक्सू को फायर करने की बात कर रहा है, मैं तुम सबको इस कंपनी से निकालता हूँ। जिस पर चक्सू कहती है कि दादाजी मैं अभी थोड़ी देर और ये सब देखना चाहती थी, पर आपने इतनी जल्दी इन्हें मेरी पहचान क्यों बता दी। अब ये सुनकर सभी लोग उन दोनों से माफी मांगने लगते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि चक्सू तुम्हें जो कहना है कहो। तो चक्सू कहती है कि मेरी साथी सियुन को छोड़कर बाकी सब यहाँ से चले जाओ। तो बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं और सियुन चक्सू को थैंक्स
बोलती है और वहाँ से ले जाती है। अब दादाजी चक्षु को कहते हैं कि आज ही डिनर पर आएगा, जिस पर चक्षु कहती है कि दादाजी मुझे आपको एक और सच बताना है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। जिस पर दादाजी कहते हैं कि ये कब और कैसे हुआ। तो चक्षु बताती है कि आपसे मिलने से पहले ही मेरी शादी चियांग से हो चुकी है और अभी वो काम के लिए बाहर गए हुए हैं और जब वो आ जाएंगे तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। और वो ये कहकर सब कुछ दादाजी को सच सच बता देती है। और इसी के साथ दोस्तों ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।